नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो में। ये है मैथमेटिक्स का चैप्टर जिसका नाम है डेटा है। ये डेटा हैंडलिंग एक चैप्टर है, 8वीं क्लास में 4th चैप्टर है और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये चैप्टर आपको डेटा को हैंडल करना सिखाता है, किस तरीके से डेटा को ऑब्जर्व करना है, कैसे कलेक्ट करना है और उसका यूज किस तरीके से करना है डे टू डे लाइफ में, वो इस चैप्टर में आप सीखेंगे। इस चैप्टर में दो चार बातें हैं, जैसे कि पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ, उसके बाद आपके पास आ जाएगा बार ग्राफ, उसी में आ जाएगा हिस्टोग्राम, उसके बाद आ जाएगा पाई चार्ट एंड देन लास्ट में आपको सीखना है उसमें लिटिल बिट प्रोबेबिलिटी। तो कुल मिला के आपको इस चैप्टर में 4 या 5 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा? दिस पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, और उसके बाद इसमें बार ग्राफ में डबल बार ग्राफ होता है, एक हिस्टोग्राम होता है, वो भी इसके अंदर पढ़ना है। देन पाई चार्ट पढ़ना है। पाई चार्ट के बाद आपको पढ़ना है वो प्रोबेबिलिटी के बारे में लिटिल बिट, थोड़ी बहुत जानकारी आपको लेनी है, वो आपको दिखाया था 5 प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है। गेटिंग अ रिजल्ट को प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बोला गया है, प्रोबेबिलिटी है, यस, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये अपने हो गए कौन सा? पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम लिखा हुआ नहीं है बट यस, कहीं ना कहीं एक दो पॉइंट आएगा हिस्टोग्राम। उसके बाद पाई चार्ट एंड देन प्रोबेबिलिटी। 5 टॉपिक पढ़ने। देखते हैं इस वाली वीडियो में कितना मैं आपको सिखाता हूँ। अगर लंबी वीडियो होगी तो इसको क्लोज करके फिर दूसरी वीडियो में आएंगे, मतलब कि बैक टू बैक पहले कॉन्सेप्ट हम डिस्कशन करेंगे विद एग्जांपल्स, उसके बाद एक्सरसाइज को करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं आपको एग्जांपल्स के साथ कॉन्सेप्ट डिलीवर कर देता हूं तो आप सफिशिएंट हो जाओगे अपने आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि कॉन्सेप्ट को हम सीख ले। अगर एक बार हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं उसके बाद आप खुद भी ट्राई करोगे क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। उसके बाद ऑफकोर्स मैं वन बाय वन करके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि आप पहले ट्राई कर चुके हो और आपको आएगा। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। डेटा हैंडलिंग में बेसिकली क्या सीखना होता है कि कोई भी डेटा है उसको किस तरीके से अपने कॉपी में स्टोर करना है, कैसे लिखना है और उसके बाद किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। सपोज कर लो आप 8th क्लास में हो और आपको टीचर ने बोल दिया कि बेटा जाओ और अपने पूरे स्कूल में 8वीं क्लास के बच्चों का सर्वे करके आओ कि कौन से बच्चे का वजन कितना है, वजन, वेट। एंड आपको एक और दे दिया किसी दूसरे बच्चे को कि आप जाओ हाइट, लंबाई मेजर करके आओ। तो आप जाओगे 1 बाय 1 क्लास में एक के पास करेंगे, हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा, दिस इज, हाँ अपनी हाइट बताओ, आपने मेजर करा, फिर दूसरे के पास गए उसकी हाइट मेजर करी, फिर तीसरे के पास गए। इस तरीके से आपको आपके पास अगर मान लीजिए 200 स्टूडेंट्स आपके स्कूल में 8th क्लास के, 200 स्टूडेंट्स का डेटा हो जाएगा। अब उन डेटा को एक साथ आपने लिखा हुआ है 200, अब फिर उसको बोलेगा टीचर चलो भाई बता दो इसकी हाइट कितनी है, तो आप क्या करेंगे, फिर उसको टेबल बनाएंगे कि भाई 5 फीट वाला या 4 फीट वाला बच्चा कितना है, उसके बाद आप 3 फीट 9 इंच वाला बच्चा कितना है, उसको फिर आप क्या करोगे, अरेंज करोगे या फिर उसको इंटरवल में डिवाइड करोगे, तरह तरह के काम करोगे, फिर बताओगे अपने टीचर को कि इस रेंज में इतने बच्चे हैं, दूसरे वाले रेंज में इतने बच्चे हैं। फिर आपसे टीचर पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा किस रेंज में है, सबसे कम किस में है, बहुत सारे, है ना। तो वैसे ही हाइट के साथ हो सकता है, वेट के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। तो ये डेटा जो हमारे पास आता है उसको हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बातें इसमें लिखी हुई है, कह रहा है कि इन आवर डे टू डे लाइफ यू माइट हैव कम अक्रॉस इंफॉर्मेशन सच एज runs made by a batsman in the last 10 टेस्ट मैचेस। लास्ट 10 टेस्ट मैचेस में किसी एक बैट्समैन के द्वारा कितना रन बनाया गया। तो ऑफकोर्स अगर आप मैच देखते हैं तो फिर उसका आप लिखोगे कि पहले मैच में ये, दूसरे मैच में ये, तीसरे मैच में ये, चौथे मैच में ये। आप टीवी जब देखते हैं तो ग्राफ तो दिखाता ही आपको, हाँ।
तो उन्हीं डेटास को आपको रिप्रेजेंट करना होता है, लाइक नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन द लास्ट 10 ओडीआईज, ओडीआईज में कितने विकेट्स लिए लास्ट 10 ओवरों में। तो आप पहले ओवर को लिखोगे, पहले ओवर में कितना विकेट लिया, दूसरे ओवर में कितना लिया, तीसरे में कितना लिया, चौथे में कितना लिया, पांचवें में, छठे में, सातवें में। इस तरीके से आप 10 के 10 लास्ट ओवर्स में, है ना, अब देखो कितने विकेट्स लिए हैं। मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इन द मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट हुई है और किस बच्चे के मार्क्स कितने आए हैं, आप उसका एक टेबल बनाते हैं। अक्सर बनाना पड़ता है, तभी तो पता चलता है कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा नंबर ले आया है ना। उसके बाद आप कह रहे हैं नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रीड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड्स। हर बच्चा कितनी स्टोरी, छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियों में आपने कितनी स्टोरी की बुकें पढ़ी हैं, इस तरीके से डेटा कलेक्ट करना पड़ सकता है। तो ये सारे काम करने पड़ जाते हैं। तो इस डेटा को हम रिप्रेजेंट कैसे, अपने कॉपी पे लिखेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वही कहता है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है वो कई तरह से होता है। ग्राफिकली हो जाता है, पिक्टोग्राफ, ग्राफ के रूप में हम करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें आता है एक सबसे पहले पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में क्या होता है, तस्वीर बना दी जाती है। अभी यहाँ कार की तस्वीर बनाई गई है, कहीं भी आप किसी लड़के की तस्वीर बनाई जा सकती है, या फिर किसी टॉय की तस्वीर बनाई जा सकती है, या कुछ भी, एनीथिंग। तो अभी इस वाले एग्जांपल सब समझते हैं कि एक कार की तस्वीर बनाई गई है, और अगर एक कार है तो उसका मतलब क्या है, वो 100 कार्स को रिप्रेजेंट करेगा। एक कार की तस्वीर कहीं भी दिख जाए इसमें टेबल में, तो आप समझ लेना कि 100 कारों की बात की जा रही है। वन सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 कार्स। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मंथ जुलाई में, अच्छा, जब आधी कार हो जाएगी, आधी हो जाएगी तो 50 का 100 का भी आधा क्या हो जाएगा, 50। अगर कार आधी हो जाएगी तो उसका मतलब क्या हुआ, ये कारों की संख्या आधी हो गई। तो अगर वो जुलाई मंथ की बात कर रहा है तो जुलाई मंथ में कितने कार्स होंगे, देखो 1, 2 और ये फिर आधा, तो 100, फिर से 100, 200 हो गए, और फिर 50, 100 and 100, 250, इट मीन्स 250 कार्स। ऑफकोर्स समझ में आ रहा, बहुत आसान है। तो 250 कार्स। अगर आप अगस्त की बात करेंगे तो क्या है, 100 and 100 and 100, टोटल्स 300, टोटल आपके 300 हो गए, 300 हो गए। सितंबर में 100, 200, 300 and 400, सो दिस इज 400। अब यहां से पूछ सकता है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो जुलाई में कितने कार्स प्रोड्यूस्ड हुए बेटे, ऑफ कोर्स देखो कितना आसान है, इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड, कौन से महीने में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर, तो कौन सा है ये, सितंबर। कितना आसान, एकदम इतना ही आसान है ये, हलवा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आगे चलते हैं। एक बार ग्राफ होता है, बार मतलब रेक्टेंगल का शेप लेना, बार का मतलब हो गया रेक्टेंगुलर शेप में चीजों को लेना। बार इस तरह की चीजें होती है, इसको बार ग्राफ बोलते हैं। रेक्टेंगल होते हैं, लंबे लंबे पिलर्स खड़े किए जाते हैं, इसको बार ग्राफ कहते हैं। और डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। यूनिफॉर्म विड्थ का मतलब जो भी बार लिए जाएंगे उसकी जो चौड़ाई है, दिस इज द विड्थ, ये सेम टू सेम रहेगा। जितनी चौड़ाई इसकी, जितनी विड्थ इसकी, उतनी विड्थ इसकी, उतनी विड्थ इसकी, उतनी विड्थ इसकी। जितने भी बार्स यूज किए जाएंगे उसकी विड्थ क्या है, सेम टू सेम होनी चाहिए। The heights being proportional to the respective values, और जो हाइट है, हाइट वो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन होगी कि कितनी ज्यादा और कितनी कम। अब क्या इंफॉर्मेशन, देखो समझा देते हैं आपको। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया बेटा कि ये एकेडमिक ईयर है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 किसी स्कूल में, मान लीजिए कि किसी गिवन ईयर में कितने बच्चे थे, 2003 से 2004 का डेटा लिया गया स्कूल के द्वारा, तो देखा गया कि 100 स्टूडेंट्स उसमें इनरोल्ड थे। कब, 2003 टू 2004 में। अब 2004 टू 2005 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ के कितने हो गए थे, 200 हो गए थे। नेक्स्ट ईयर 5 टू 6 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए थे, 250 हो गए थे। नेक्स्ट ईयर ये 300 एंड द नेक्स्ट ईयर 350। इस तरीके से डेटा का रिप्रेजेंटेशन।
तो ये जो विड्थ है, विड्थ तो सेम टू सेम है सबकी, ये विड्थ यहां से यहां तक, और इसके बीच की जो गैप है, विड्थ की बीच की गैप, दिस इज द गैप, ये भी क्या है, सेम टू सेम है। क्या वेरी कर रहा है, द हाइट, हाइट कैसे वेरी कर रहा है, जितना ज्यादा जितना कम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर 2003 से 2004 में 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 तक गया है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, दो लाइनें ड्रॉ करनी होती है, एक सीधी ऊपर से नीचे तक और एक ऐसे, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। एक जो नीचे लाइनें होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उस पे हम डेटा लिखते हैं, ईयर लिख सकते हैं, मंथ लिख सकते हैं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है, जो खड़ी लाइन होती है, उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, उसके ऊपर क्वांटिटी लिखा रहता है, नंबर लिखा रहता है, मात्राएं लिखी रहती है। तो वो कितना है द गिवन ईयर में, उसका ये नंबर होता है। अब यहां से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कुछ बातें इसमें जो जब हमने बातें कर ली उसी के हिसाब से लिखा। देखो, बार हाइट्स गिव द क्वांटिटी फॉर ईच कैटेगरी। जो हाइट है वो क्या बता रहा होता है कि क्वांटिटी कितनी ज्यादा मात्रा में है या कितने कम है। बार आर इक्वल विड्थ विद इक्वल गैप्स बिटवीन, मतलब ये जो बार की विड्थ है वो सेम टू सेम होगा और गैप भी सेम टू सेम ही होगा। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब देखो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, इसके द्वारा क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। यू बेटर अंडरस्टैंड कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन क्लास 8th of a school in given academic year starting from 2003 and to 2008, 2003-4 to 2007-8, ये बात आप बोलोगे। In which year is the increase in the number of students maximum, किस ईयर में, कौन से ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की इंक्रीमेंट मैक्सिमम है, इंक्रीमेंट है ना। तो यहाँ कितनी इंक्रीमेंट हो रही है मेरे बच्चे, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है, आप देखो, अब बता देना यहाँ पे कितनी इंक्रीमेंट हो रही है, सो 100 की इंक्रीमेंट। यहाँ पर कितनी इंक्रीमेंट हो रही है, 50, यहाँ पर 50, यहाँ भी 50। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की इंक्रीमेंट मैक्सिमम कब है, 2003 to 4 में, मतलब 4 to 5 में इंक्रीमेंट ज्यादा, 3 to 4 में स्टार्ट हुआ और 4 to 5 में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हो गई। तो आप समझ पा रहे हैं कौन से ईयर में, 4 to 5 में सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा एडमिशन हुए, यहाँ सबसे ज्यादा है। इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, कौन से ईयर में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स थे स्कूल में, कौन से ईयर में, दिस इज 7 to 8, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स है, कितने, 350। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, बताना है ये सही है या गलत है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 5 to 6 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, इट्स 250, कितने बेटे, 250, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 250 हैं, इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ 3-4, 3-4 में कितने हैं, इट्स 100। तो 3-4 से इस वाले में 5-6 में ट्वाइस स्टूडेंट्स है, दोगुने हैं क्या, तो आंसर इज नो, दोगुना नहीं। अगर 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 200 आएगा, जबकि यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स है, 250। इट मींस जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या 2005 to 6 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 से 4 में डबल है, तो आंसर इज नो, फॉल्स। बात समझ पा रहे हो आप, गुड। अब ये बार ग्राफ जो है सिंगल इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, एक ही एडमिशन कैरी कर रहा है ना। एक साथ डबल इंफॉर्मेशन भी किसी बार ग्राफ में दी जा सकती है, डबल का ट्रिपल भी दी जा सकती है। आपकी क्लास में डबल के बारे में बात की गई है कि डबल बार ग्राफ भी हो सकता है। हाँ, तो हो सकता है, मान लीजिए कि एक बार ग्राफ है शोइंग 2 सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, इट इज यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ द डेटा। ये किया जा सकता है, एक ही बार ग्राफ में डबल पिलर खड़े किए जा सकते हैं, डबल बार खड़े किए जा सकते हैं। जब डबल बार खड़े किए जाएंगे तो उसको बोलेंगे डबल बार ग्राफ। उस डबल बार ग्राफ में क्या ध्यान रखने वाली बात है कि जो एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा वो एक साथ क्या होंगे, चिपके रहेंगे, वो सटे रहेंगे, और उसके बाद उनके बीच की जो गैप है वो प्रत्येक ईच डबल बार ग्राफ के बीच में सेम टू सेम रहेगी, विड्थ सेम टू सेम रहेगी,
जैसे यहाँ पर गिवन है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, मार्क्स कितने ऑब्टेन किए गए हैं किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के द्वारा मैथमेटिक्स में और साइंस में, साइंस सोशल साइंस में, इंग्लिश में और हिंदी में। ये जो दो डेटा है, एक में ब्लैकिश किया गया, ग्रेइश किया गया और एक व्हाइट है, ये दो अलग अलग ईयर का हो सकता है। जैसे यहाँ पे गिवन है कि जो व्हाइट वाला है 2005 to 6 का है और जो ग्रेइश है दैट इज ब्लैकिश ये है 6 to 7 का। ठीक है, तो आप देखो मैथ में बच्चे का 5 से 6 2005 to 2006 में कितने मार्क्स हैं 30 और उसके बाद 2006 to 7 में उसने बहुत बड़ी मेहनत करी और उसके मार्क्स कितने हो गए 60। सोशल साइंस में पहले मार्क्स कितने थे ऑलमोस्ट 50 के थे, उसके बाद थोड़े बढ़ा दिए तो कितने हो गए उसके मार्क्स 55 के आसपास आ गए हैं, बीच में 55। साइंस की बात करें तो मार्क्स कितने आ रहे हैं 45 के आसपास, लेकिन नेक्स्ट ईयर 6 में कितने चले जा रहे हैं 50 के आसपास। वैसे ही इंग्लिश की बात करें पहले वाले में 50 थे बट नेक्स्ट ईयर उसकी इंग्लिश थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रही, ये 45 पे ही रहा। हिंदी की बात करें पहले ईयर में भी जितना था 60, अगेन उसके 60 मार्क्स ही रहे। तो ये इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आप तो बता ही सकते हो। देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। तो क्या गिवन है इंफॉर्मेशन, आप बोलोगे क्या बोलोगे कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स in 2 different years. Marks obtained by a student in mathematics, social science, English and Hindi in 2005 to 6 and 6 to 7. यही बात लिखनी, यही बात बतानी। In which subject has the performance improved the most? किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड हुई है। इंप्रूव्ड मतलब पहले खराब था बाद में बेहतर हो गया, तो कौन सा सब्जेक्ट है सेज मैथमेटिक्स। पहले 30 मार्क्स ही लाता था, अभी कितने ला दिए 60 मार्क्स। देखो 2005 to 6 में कितने मार्क्स थे 30, अभी कितने हो गए 60, तो इंप्रूवमेंट कितने डबल हो गई ना, तो इसमें ज्यादा बढ़िया इंप्रूव करा है। इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डिटोरिएटेड, मतलब पहले अच्छा था बाद में कम हो गया, कौन सा सब्जेक्ट में बेटा, देखो कौन से में, ये इंग्लिश में। इंग्लिश में पहले ज्यादा था और बाद में क्या हो गया कम हो गया, तो परफॉर्मेंस क्या हो गई डिटोरिएट कर गई। इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डिटोरिएटेड, ओके। इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इंप्रूव द मोस्ट, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार, मतलब कि चेंजेस नहीं हुए, कौन से सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो कौन सा सब्जेक्ट है, दिस इज हिंदी। तो कहाँ मुश्किल है, ये कोई मुश्किल है क्या, अरे नहीं बिल्कुल मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। अब बात की जा रही है एक बात यहाँ पर कि मैथमेटिक्स को मान लो मैं उठा के यहाँ रख दूं और साइंस सोशल साइंस को यहाँ रख दूं, तो क्या इससे कोई इंफॉर्मेशन में चेंजेस आएगा, कोई चेंजेस नहीं आने वाला। बार ग्राफ की खासियत ये है कि आप बार को इधर से उधर कर दो, उससे कोई इंफॉर्मेशन में चेंजेस नहीं आने वाला, नो कोई चेंजेस नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑफ द बार ऑफ बार ग्राफ वुड इट चेंज द इंफॉर्मेशन बीइंग कन्वेड, क्या इंफॉर्मेशन चेंज होगी, आंसर इज नो, बिकॉज इट डजंट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द बार। पोजीशन बार की पोजीशन कहां पर, उससे इंफॉर्मेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप जब ये चीजें सीख चुके हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्राई कीजिए इन चीजों को, ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब कितने यहाँ पे सिंगल बार ग्राफ है कि डबल बार ग्राफ, अब देखो जुलाई मंथ का महीना है, नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, आपकी दुकान है किसी, मान लीजिए आपकी घड़ी की दुकान है और आप घड़ी बेचते हैं, जुलाई के महीने में कितनी घड़ी बेच दी आपने 1000, अगस्त में 1500, सितंबर में 1500, अक्टूबर में 2000, नवंबर में 2500, दिसंबर में 1500।
तो ये गिवन डेटा है और इससे आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ। तो बहुत आसान है, आप बार ग्राफ बना सकते हैं। देखिए यहीं पर आपके लिए ट्राई कर देता हूं मैं। दो लाइनें आपको ड्रॉ करनी है, एक ऐसी सीधी मतलब कि वर्टिकल एंड एक आपकी हॉरिजॉन्टल है। जो वर्टिकल लाइन है उसके ऊपर ये नंबर्स लिखने हैं, है ना, देखो नंबर्स की, तो नंबर्स मैक्सिमम कितने हैं, 2500 तक है। तो आपको गैप कितने की लेनी है, 500 की गैप लेनी है, 500 के गैप लेनी है। यहाँ पे 500 लिख देना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 होगा, ये 1500 हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, और ये 2500। और भी ऊपर जा सकता है, जरूरी नहीं है कि जो मैक्सिमम नंबर है वहीं तक आप लिखें, आप ऊपर भी लिख सकते हैं, एरो लगा दीजिए ऐसे। ये जो इंफॉर्मेशन है इसमें क्या है, मंथ है, तो आप इधर मंथ लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड। हो गई बात। अब यहां से जुलाई मंथ लिखेंगे, तो जुलाई में कितनी है, कितनी, 1000। यहां से आपने इस तरीके से लिया, रंडी कर दिया, रंडी कर दी, ये क्या लिखा, जुलाई लिख दिया, जुलाई, एक विड्थ ले ली। अगेन जुलाई के बाद क्या, अगस्त, कितने, 1550। तो आप ऊपर तक चले गए, ये क्या लिखेंगे, अगस्त। नेक्स्ट कौन सा है, सितंबर, सितंबर भी यहीं पर है, सेम टू सेम। नेक्स्ट है अक्टूबर, सो अक्टूबर यहीं से आ जाओ, कितना है, 2000 तक, यहाँ पे जाएगा। उसके बाद क्या है, नवंबर, नवंबर में कितना है, 2500, ये इतना। उसके बाद कितना है, दिसंबर, 1500। दिसंबर में अगेन यहां से ये बन गया आपका बार ग्राफ, रिप्रेजेंट कर दिया आपने ग्राफिकली। आप जब ये बनाएंगे तो आप स्केल से बनाएंगे, मैं स्केल को यूज नहीं कर रहा, वैसे ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप स्केल से बनाएंगे, प्रॉपर आपका बनेगा। आपने इधर मंथ लिख दिया, नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड वो भी लिख दी, हो गया। वैसे ही अगर आपको ये गिवन हो तो चिल्ड्रन हु परफॉर्म, हु प्रिफर स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, वॉकिंग एंड साइकिलिंग, तो आप यहाँ पे डबल इंफॉर्मेशन गिवन है, ए स्कूल में साइकिलिंग वाला कितना है और वॉकिंग वाला कितना है, स्कूल बी, स्कूल सी, डबल बार ग्राफ। यहाँ पे क्या करना है, डबल बार ग्राफ करना है, लो रिप्रेजेंट करो। नंबर ऑफ, इस वाले लाइन पे क्या कर रहे हैं, नंबर हमेशा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये क्या है, स्कूल, स्कूल। अब वॉकिंग के लिए और साइकिलिंग के लिए दो अलग अलग तरह के ग्राफ बनाने हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे स्कूल ए में 40, अब यहाँ पे कितना है भाई, 40 और ये इस तरीके से है, तो मैं गैप ले लेता हूँ 5 का, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45, सपोज करो 45 से ऊपर जा रहा है, 50 एंड देन 55 एंड देन 60। तो 5 की गैप मैंने दे दी। ये जो गैप लेना है ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है, आप समझेंगे कितनी गैप लेनी चाहिए, तो मेरा जो गिवन डेटा है वो इस कॉपी पे आ जाएगा। ये एक स्मार्ट कैलकुलेशन है, ये समझ अगर पाते हैं आप तो आप आपके पास है, ठीक है। हाँ, तो बात ये है कि स्कूल की बात चल रही है, स्कूल में वॉकिंग वाला कौन सा है, स्कूल ए, ये स्कूल कितना है, ए है। वॉकिंग वाले कितने बेटा, 40 है, 40 पे जाएगी डंडी,
15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। ये 40 तक जाएगा। और ये 40 के तक हो गया। अब मान लो मैंने दूसरे कलर से चूज कर लिया, एक आ गया। अब इसी के साथ 45 तक, इसी के साथ चिपका के 45 तक जाना है। ये 45 एक किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब यहां पर पीली लाइन वॉकिंग के लिए और रेड लाइन, सॉरी, है ना, ये बाय मिस्टेक, जो 40 वाला है वो रेड लाइन, अगर इस तरीके का है तो ये कौन सा है, वॉकिंग। और पीली लाइन रहेगा, पीली, ये इसको साइड में लिखना होता है, तो ये किसके लिए है, साइकिलिंग के, ये साइकिलिंग के। तो आप बता सकेंगे कि ए में ये रेड वाला कौन सा कितना है स्टूडेंट है, स्कूल ए में 40 है और इसमें 45 है। अगेन स्कूल बी की बात की जाएगी तो स्कूल बी आ जाएगा, कितना है 55। 55 तक कैसे पहुंचेगा, और ये कौन सा लाइन किससे पहुंचेगा, रेड से पहुंचेगा, ये रेड वाला है। ठीक है, अभी रेड वाला इसे कर लेते हैं। लो कहां तक बेटे, 55, इसका कितना है 45, तो 45 किससे, येलो से, 45। बात आती है कि आपके पास तो एक ही कलर है, मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है, उसमें दो दो कलर यूज किए गए, तो आप फिर कैसे करोगे, उसके लिए आपको सोल्यूशन देता हूं। अगर आपके पास एक ही कलर है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, एक में स्पेशल डिजाइन कर देंगे। हाँ, ये स्पेशल डिजाइन कर दिया और ये बोल दिया कि वॉकिंग के लिए, और दूसरे वाले में कुछ नहीं किया, वैसे छोड़ दिया, तो वो किसके लिए है, साइकिलिंग के लिए। अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशन स्कूल बी की 55 स्टूडेंट्स और दूसरे में 25 है, ये 45 नहीं है, तो इसको 25 तक करते हैं, ये 25 तक, तो 25 कहां तक आएगा, ये रहा 25। स्कूल सी आप यहां से कर सकते हैं कि 15, लो भाई इस वाले में ऐसे मैंने कर दिया ताकि ये पता चले, 15 एंड द नेक्स्ट 35, लो हो गई बात। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। इसको भी आप इसी डबल बार ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको भी दो बार ग्राफ करने हैं, एक में वर्ल्ड कप 6 का है और दूसरा क्या है, ODI 7 का है। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कीजिएगा। अब जाके हम सीखेंगे पाई चार्ट। तो पाई चार्ट सीखने से पहले मैं चाहता हूं कि वीडियो यही पर पहले छोटी वीडियो बनाते हैं, फिर अभी दूसरी वीडियो में लेकर आते हैं, तो वहां से हम पाई चार्ट के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए अगली वीडियो देखिए और बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, थैंक यू।